आज सबसे ज़्यादा अपराधी, भ्रष्ट लोग, करप्ट, उनका गोडाउन बन गई है भारतीय जनता पार्टी। पीडीए के सामने एनडीए की दम निकल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई, उसने तो इनका बैंड बजा दिया है। योगी जी तो कुछ है ही नहीं, केवल प्रधानमंत्री जी की वजह से जो वोट मिल रहा है। जो लोग आज हमें परेशान कर रहे हैं, कल आपको भी परेशान कर सकते हैं। जो गड्ढे हमारे लिए खोदे हैं, कल आप भी गिर सकते हो उसमें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप कितने व्यस्त हैं। ये महीना सबसे कठिन है और इस गर्मी में आप प्रचार भी कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं कि एसपी, कांग्रेस, यहाँ तक कि पूरे इंडिया गठबंधन में दम नहीं है। जैसे मोदी जी एक के बाद एक प्रचार में लगे हैं। आप उस मोदी के दम का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि थोड़ी ताकत की कमी है? मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, और इस गर्मी में आप आए। अभी हमें और गर्मी का सामना करना है। जो इंडिया अलायंस है और समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पीडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, उससे दम निकल गई है। उनके पास जवाब नहीं बचे हैं। कल को मैं उनसे पूछूं कि आपके 10 साल में पीडीए कहाँ है? यूनिवर्सिटीज़ के अपॉइंटमेंट में। पीडीए क्या है? कृपया दर्शकों को बताएं कि पीडीए का मतलब क्या है। मैंने जब बीजेपी ये कहती सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ तभी होगा जब आप सबको साथ लेंगे। सबके साथ में वो गैर बराबरी नहीं ख़त्म करते हैं। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लड़ाई रही, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिसके पक्ष में रहे, नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। समाजवादी पार्टी के लोग उस आंदोलन में रहे कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को पीडीए, हाँ, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन या जो भी सिख अल्पसंख्यक में, और आदिवासी, और ए फॉर आदि आबादी, ये पीडीए है। पीडीए। तो इनके हक, इनके सम्मान की बात बहुत पुरानी लड़ाई है, उसको हम लोग लड़ करके इस ग्रुप को बड़ा कर रहे हैं। तो पीडीए के सामने एनडीए घबराया हुआ है। पीडीए के सामने एनडीए की दम निकल रही है और उनके पास जवाब नहीं है। अगर हम उनसे पूछें कि पिछले 10 साल में अगर वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट है तो पीडीए कितने हैं उसमें? जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो वाइस चांसलर ने अपॉइंटमेंट किया जिन लोगों को, वो कहाँ हैं? और उत्तर प्रदेश जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री उनके दूसरी बार चुने गए हैं, 10 साल दिल्ली के, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के, और मैं उनसे पूछूं कि जो नौकरियां कहाँ हैं नौजवानों की, और वो नौकरियां इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि नौकरी अगर सरकारी देंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये एनडीए के लोग वो लोग हैं जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हमें पीडीए के समाज को साथ जोड़ करके उनकी बात करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी के तहत इंडिया गठबंधन में हमारी रणनीति का हिस्सा है पीडीए। तो आपके पास ताकत है, इंडिया गठबंधन में भी ताकत है। लोग कह रहे हैं कि आप में ताकत नहीं है। अगर इतना ताकत न होती या इतना समर्थन इंडिया को न मिलता तो मैं तो सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन का नाम भी नहीं लेते ढंग से। ये इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस नहीं है। वो क्योंकि इंडिया ना बोलना पड़ जाए उनको, इसलिए वो इंडिया अलायंस बोलते हैं। तो देखिए, नाम से ही घबराए हुए हैं लोग, तो कि जो नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं ढंग से, जो नाम लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पर जो छोटे दल 2019 में आपके गठबंधन में थे वो छोड़ गए हैं। कांग्रेस तो साथ ही है, पर अल्पसंख्यक, छोटे दल सभी आपका साथ छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों है? आपने उन्हें गठबंधन में जगह क्यों नहीं दी? देखिए, बीजेपी इस समय सबसे कमज़ोर है और सबसे कमज़ोरी स्थिति में है। अगर कमज़ोर ना होती तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो दल थे उनको तोड़ते? आप देखिए, दल को तोड़े, क्यों तोड़े? क्योंकि बीजेपी कमज़ोर है। अगर कमज़ोर न होती बीजेपी तो शायद इन दलों को नहीं लेती। जिन दलों ने गाली दी, जिन दलों की भाषा ऐसी थी कि कोई सुन नहीं सकता, बीजेपी के लोग स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है इसलिए अपमान सह कर हुए
और जो कुछ उनको बुरा भला कहा उसको सहन करके भी उन दलों को ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे कमज़ोर स्थिति में है, तभी समाजवादी पार्टी के साथ के अलायंस तोड़ रहे हैं। मान लीजिए आरएलडी को तोड़ा उन्होंने, आरएलडी ने क्या नहीं कहा उनके लिए, या उन्होंने क्या नहीं कहा आरएलडी के लिए। एक और दल है उसको तोड़ा, या और हमारे साथ थे उनको ले लिया। तो वो इसलिए लिया कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के से मुकाबला नहीं कर सकती। राष्ट्रीय चुनाव में राज्य चुनाव की तुलना में आपको बेहतर मौका मिलता है या खराब? इस समय मैं समझता हूँ जो इंडिया अलायंस बना है, कांग्रेस पार्टी का मैं साथ लेकर के आगे बढ़ा हूँ, इस समय सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। और अगर सच्चाई माने, बीजेपी हार चुकी है। जो हार जाता है वो ही खिसा जाता है, गुस्सा करता है। तो अभी जो गुस्सा की जा रही है वो बीजेपी की तरफ। उनकी भाषा देखिए, 10 साल के बाद 10 पेपर लीक हुए यूपी के, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 10 पेपर जो लीक हुए हैं, जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं, और मैं 60 लाख बच्चों के परिवार के 3 सदस्य मानूं, माँ बाप को जोड़ करके, तो अगर ये गणित ठीक बैठता है तो 60 लाख 60 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 बिकम्स 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख इज डिवाइडेड बाई 80 लोकसभा, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। दूसरा, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग निकल पड़े बीजेपी के खिलाफ, और समाज के लोग दूसरी जगह पर निकल पड़े हैं सरकार के खिलाफ। तो अगर उनका भी वोट हम जोड़ दें तो लाखों वोट एक लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई बीजेपी कैसे करेगी? इसीलिए आपने देखा होगा उनके भाषणों में न रोज़गार की बात है, न कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो यूपी में हो उसकी बात है, न महंगाई कम करने का कोई तरीका है। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे इन्वेस्टमेंट मीट में, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में ये स्टेट को मिला है। डिफेंस एक्सपो का यहाँ था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आए, लेकिन बताना चाहिए कि क्या मिला है स्टेट को। तो केवल ये जो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, उसने तो इनका बैंड बजा दिया है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे, बैंड बज गया है। और इतने बीजेपी के लोग घबराए हैं कि अगर उनसे पूछ लें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में तो वो इलेक्ट्रोड ढूंढते हैं पीने के लिए। हम मोदी का भाषण सुनने गए थे, वे इंडिया गठबंधन के खिलाफ काफ़ी आक्रामक हैं। तो आप उनके इन आरोपों का मुकाबला कैसे करेंगे जो वो कहते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदू विरोधी, मुस्लिम वोट बैंक, जातिवाद, ये सब बातें कहकर करीब आधे घंटे के भाषण में वे ये सब वो हमला करते हैं। आपका जवाब क्या होगा? जवाब नहीं, ये सब बकवास है। मैं तो कहता हूँ ना, अगर बीजेपी परिवार के खिलाफ है या परिवार जिनका है उनके खिलाफ है, तो बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेगी। और दूसरा कि जो माफिया हैं, अपराधी हैं, आज सबसे ज़्यादा अपराधी भ्रष्ट लोग, करप्ट, उनका गोडाउन बन गई है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी प्रदेश का आप देख लीजिए, अगर वो करप्ट है, जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कभी रहा होगा, या अपराधी है, उसको एकदम स्वागत करते हैं। अभी यूपी में ही जितने अपराधी हैं, टॉप 10 सब बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए प्रधानमंत्री जी क्या कह सकते हैं? ये तो अभी जो चंदा वसूली हुई है, वो चंदा हमें क्यों नहीं दिया किसी ने? बीजेपी को क्यों दिया? हम भी तो यूपी में इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमें तो किसी ने नहीं दिया। तो उन्होंने वसूला है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वसूला है। अभी तो ये चंदे की खबर आई है, अभी किसी दान की भी तो कभी खबर आएगी कि जो दान दिया है लोगों ने, उसकी भी तो खबर आएगी। और हिंदू विरोधी, इसका जवाब आप कैसे देंगे? मैं उनसे पक्का हिंदू हूँ, पक्का उनसे बड़ा हिंदू हूँ, लेकिन सवाल हिंदू होने का नहीं है। सवाल यह है कि हिंदू धर्म के रास्ते पे कौन चल रहा है। क्या आप किसी को दुख तकलीफ देंगे? क्या आप किसी को मारेंगे? आप किसी को आप झूठे मुकदमे लगाएंगे? तो उनका रास्ता ही खराब है। अगर उनका रास्ता देखेंगे
तो सनातनी रास्ता नहीं है, सच का रास्ता नहीं है उनका। और फिर पूजा पाठ का हमारा अपना व्यक्तिगत है, हम घर में पूजा करते हैं, हमारा मंदिर बन रहा है। वो कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। मैंने उनसे कहा कि जब भगवान शिव के मैं दर्शन कर लूँगा तब जाऊँगा मैं उनसे, और भगवान जिसको बुलाते हैं उसके बाद जाते हैं। और भगवान का किसी को कॉल आ जाएगा तो क्या रोक लेगा उनको जाने से। और हमने तो देखा है कि जब यूपी के मुख्यमंत्री ही फ्रेम में नहीं थे और लाइन में नहीं थे, लाइन में लगा दिया था उन्हें। जब वो बैठे थे तो लाइन में नहीं थे, लाइन में लगा दिया था उनको। ये सब पूरे देश ने देखा। और हमारे मुख्यमंत्री तो रेड कारपेट पे नहीं चल पाए थे, तो कौन अपमानित होने जाएगा वहाँ, और वो भी इनके बुलाने पर। जब भगवान बुलाएंगे हम जाएंगे। राम मंदिर का क्या असर है, ये तो 20-30 साल पुरानी बात है, पर अब क्या इसका असर आप पर पड़ेगा और उन्हें किसी तरह फ़ायदा होगा? भगवान श्री राम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को नौकरी रोज़गार मिले, किसान को उसकी पैदावार की कीमत मिले। जो महंगाई बढ़ी है उसका कोई जवाब नहीं है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और महंगाई भी बढ़ी है। जिन कंपनियों ने 1000 करोड़ दिए होंगे या 500 करोड़ दिए होंगे तो बेपनाह मुनाफा भी तो वो कमाएंगे। तो एक तरफ तो भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ा। मोदी जी तो बस मोदी की गारंटी की बात करते रहते हैं, यही है मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी की गारंटी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसके खिलाफ प्रचार कैसे करते हैं? इस देश के लोगों ने एक समय ऐसा भी देखा है कि कोरोना को लेकर के उन्होंने थाली और ताली बजवाई थी। ये गारंटी कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की घंटी है कि आप बजाते रहिए इसको। और ये जुमले से 10 साल बड़ी घंटी है, ये पूरे देश की जनता जानती है। जैसे जुमले थे वैसी घंटी है इनकी। इस चुनाव में मतदाता पर ज़्यादा असर किसका है? यूपी के मामले में योगी या मोदी का? योगी या मोदी कौन? योगी जी तो कुछ है ही नहीं, केवल प्रधानमंत्री जी की वजह से जो वोट मिल रहा है। आपके भाषणों में 2 सबसे बड़ी शानदार प्रतिक्रियाएं कौन सी होती हैं? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा लोग अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, और तीसरा किसान के लिए एमएसपी के कानून बने। जब भी हम किसान की आय को लेकर के बढ़ाने की बात करते हैं, और इधर किसान बहुत जागरूक हो गया आंदोलन की वजह से, जो लंबा आंदोलन चला और एमएसपी को लेकर के जो तरह तरह की बहस हुई, फिर बीजेपी ने खुद स्वीकार किया और चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया, तो बात और बड़ी हो गई। तो किसान ये महसूस करता है कि जिसने ज़िंदगी भर जीवन भर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी हो, चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जिन्होंने कमीशन के तहत फार्मूला दिया कि किस फार्मूले के तहत किसान को कैसा मुनाफा मिल सकता है, तो इससे भरोसा और बढ़ा है। और इधर जो पॉलिटिकल पार्टी और किसान आंदोलन चला है उससे एमएसपी का मुद्दा किसान के बीच में है। अग्निवीर और एमएसपी मामले का असर ज़्यादातर पश्चिमी यूपी में है। एमएसपी की समस्या मुख्यतः पश्चिमी यूपी में है क्योंकि वहाँ अधिग्रहण होता है। पूर्वी यूपी में अधिग्रहण नहीं होता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोलते? ये कहना उतना ठीक नहीं है। ये एमएसपी की बात आखिरी कोने तक गई है, यूपी के हर कोने में ये बात गई है, क्योंकि किसान हर जगह बैठा है। और जहाँ तक अग्निवीर की बात है, वेस्टर्न यूपी में जितना नौजवान अग्निवीर में जाता है या फौज में जाता था, उसके बराबर ही गाजीपुर है, बलिया है, आपका जौनपुर है, वाराणसी है, चंदौली है, इन इलाकों से भी बड़े पैमाने पे नौजवान तैयारी करते थे। आजमगढ़ है, मऊ है, इन जिलों से तैयारी करके नौजवान जाता था। हमारे ज़िले हैं, एटा है, मैनपुरी है, जहाँ सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या होगी या फौज के रिटायर्ड जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा संख्या आपको एटा, मैनपुरी और इस इलाके में मिलेगा, या मुजफ्फरनगर आपको मेरठ में मिलेंगे, या गाजीपुर और आसपास के ज़िलों में मिलेंगे। सब कहते हैं कि जीतने के लिए महिलाओं का वोट अहम है। आपकी पार्टी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या कर रही है? मोदी जी कहते हैं उन्होंने घर को ध्यान में रखकर राशन, गैस, शौचालय, घर के लिए कर्ज सब कुछ दिया है। ये हर सरकार देती है, हर सरकार ने दिया। मुझे याद है कि समाजवादी पेंशन की हम लोगों ने बात की थी, 500 रुपये महीना हम महिला सदस्य को देते थे और उनके डायरेक्ट अकाउंट में भेजते थे।
और जो डीबीटी सिस्टम है, जो आज जिसके लिए बीजेपी अपने आप को कह रही है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने लागू किया था। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। डीबीटी सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी सरकार में सबसे पहले लागू किया था, जिसमें समाजवादी पेंशन या जितनी भी स्टेट की लाभकारी योजनाएं थी उनका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में भेजते थे हम लोग। महिलाओं की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये तमाम चीज़ें हमने अपने घोषणा पत्र में लिखी और पहले से हमने करके दिखाया था। मुझे याद है 1090 उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था की थी। बड़े पैमाने पे लड़कियों को, महिलाओं को उससे मदद मिलती थी। जो पुलिस सिस्टम हमने जो रिस्पांस सिस्टम दिया था, उससे बड़े पैमाने में जो महिलाओं का झगड़ा घर में होता था या उससे मदद पहुंचने का काम नहीं हो पाता था, ये रिस्पांस सिस्टम ने किया। और उनको सीधी मदद करने का जो समाजवादी पेंशन दी थी, इस बार भी हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए हैं। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको विशेष मदद होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए हमने कहा कि KG to हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो ये तमाम फैसले हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट में थे तब भी लिए थे। जब कभी हमें दिल्ली की सरकार में मौका मिलेगा, हमने अपना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन चीज़ों को जब भी सरकार में आ सकते हैं, आएंगे तो शामिल करेंगे। आखिरी सवाल है, क्या आपको ED और CBI से डर लगता है और क्या आपको और भी धमकियां मिल रही हैं? देखिए, बीजेपी ने जो औरों के साथ किया वो सबसे पहले हमारे साथ किया। हमारा घर जिससे मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आया, गंगा जल से धुलवाया। किसी भी मुख्यमंत्री ने कि अपने घर में जाने के समय किसी भी मुख्यमंत्री ने गंगा जल से अपना घर नहीं धुलवाया होगा। इन्होंने गंगा जल से धुलवाया। यहाँ एक एक्ट था जिसके तहत एक्स चीफ मिनिस्टर्स को घर मिलते थे। नेताजी और हमारा सबसे पहले इन्होंने घर छीना, हमारी इन्होंने सिक्योरिटी छीनी, हमें अपने घर में नहीं आने दिया। PIL करके कहा कि ये घर में होटल बना रहे हैं। जो कुछ कर सकते तो उन्होंने सब किया है। अच्छा, CBI और इनकम टैक्स, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस को, जिसकी वजह से हमारे कुछ कागज़ ठीक रहे। कोई कंपनी हम पे है नहीं, कोई कारोबार है नहीं, तो ED कहाँ से आएगी? और अगर कभी आती भी है किन्हीं परिस्थितियों में तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमसे पूछ ले, जैसे थाने की पुलिस पूछती है वैसे ही वो पूछेगी। लेकिन एक सवाल है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो लोग सिस्टम को ख़त्म करते हैं, संस्थाओं को ख़त्म करते हैं, अंततः वो संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करते हैं। जो लोग आज हमें परेशान कर रहे हैं, कल आपको भी परेशान कर सकते हैं। जो गड्ढे हमारे लिए खोदे हैं, कल आप भी गिर सकते हो उसमें। तो ये झूठा फंसाना और इस तरह के आरोप लगाना केवल इसलिए कि बदनाम कर दें किसी को। हम अपने घर से निकले तो कहा कि हम टोटी घर का ले गए। जिसने लैपटॉप बांटे हों वो घर का कुछ सामान लेके जाएगा। और मुझे खुशी है आज कि जहाँ लैपटॉप हम लोग बांटते थे, आज अमेरिका के कई शहरों में, कई स्टेट्स गरीब बच्चों को लैपटॉप बांट रही है। तो ये बीजेपी के लोगों का तरीका है, लोगों को अपमानित करने का, लोगों को नीचा दिखाने का। क्योंकि सब संस्थाएं उनके पास हैं, टीवी उनके पास है, अखबार उनके पास है। हालांकि मुझे आपके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कह देते हैं प्रेस के सामने। आज की जो प्रेस है, जिसका दाना उसका गाना। तो अब उस स्थिति में पहुंच गई है प्रेस को भी अधिकार दिलाना है, उनकी आज़ादी पे भी पाबंदी लग गई। बहुत धन्यवाद। मुझे पता है वो आप बहुत व्यस्त हैं। नहीं, बहुत अच्छा किया आप आए और अच्छा लगता है कि हर बार आप आते हैं।